हे डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 6 यानी ला बेल डेमसेंस मर्सी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स लंदन में 1795 में पैदा हुए थे। इस कविता का शीर्षक ला बेल डेमसेंस मर्सी एक फ्रेंच भाषा का सेंटेंस है, जिसका अंग्रेजी होता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, अर्थात बिना दया की एक सुंदर महिला या फिर एक सुंदर तथा निर्दयी महिला। इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आपको इस कविता का बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी है कि इस पोयम को कवि ने कैसे लिखा, क्यों लिखा, ये सब कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पोइट हैं जॉन कीट्स, उनको एक फ्रेंच गर्ल जिनका नाम रहता है फैनी ब्राउनी, उनसे प्रेम हो जाता है और जॉन कीट्स उनसे विवाह नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी दुख होता है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने इस पोयम को लिखा। इनका मृत्यु भी बहुत कम समय में केवल 26 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 26 वर्ष की अवस्था आप सोच सकते हैं, बिल्कुल युवा अवस्था में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपको जानना जरूरी था, अभी आप जान जाएंगे। अब मैं इस कविता के बारे में आपको बताता हूँ। इस कविता में एक योद्धा की दुखद कहानी का वर्णन है जो एक परी से मोहित हो जाता है। योद्धा उस परी से घास के मैदान पर मिलता है। योद्धा परी के साथ कुछ समय भी बिताता है, जो कि इस कविता में वर्णन है। तो चलिए इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि यहाँ पे लिखते हैं कि ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स एलान एंड पेली लॉइटरिंग द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड्स सिंग। इसमें कवि योद्धा से प्रश्न करते हैं, और मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि जो इसमें योद्धा है वो कवि खुद ही हैं और जो परी हैं वो फैनी ब्राउनी हैं, जिनसे जॉन कीट्स प्रेम करते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जॉन कीट्स खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं उस योद्धा से कि ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स। नाइट एट आर्म्स का मतलब होता है शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तथा आइल का मतलब होता है कष्ट, बीमारी या फिर सताना भी कह सकते हैं। तो वही कवि उस योद्धा से पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या सता सकता है, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है या फिर तुम्हें क्या बीमारी हो सकती है। एलोन एंड पेली लॉइटरिंग, जो तुम एलोन यानी अकेले और पेलली मतलब होता है पीला पड़ा हुआ शरीर। तो वही कवि कहते हैं कि जो तुम अकेले और पीले शरीर को लेकर लॉइटरिंग मतलब होता है वॉन्डरिंग यानी भटकना, भटक रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज का मतलब होता है लंबी लंबी घासें, विदर्ड मतलब होता है मुरझाना, लेक मतलब झील। और जो झील के किनारे की लंबी लंबी घासें हैं वो भी मुरझा गई हैं। एंड नो बर्ड सिंग्स, और यहाँ पे कोई चिड़िया भी नहीं गा रही है, चूँकि योद्धा अकेले भटक रहा होता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है जो तुम अकेले तथा अपने पीले शरीर को लेकर भटक रहे हो, जबकि झील के किनारे की लंबी लंबी घासें भी मुरझा गई हैं और यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं गा रही है। सेकेंड स्टांजा देखते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स, फिर कवि योद्धा से पूछते हैं कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। सो हैगर्ड, हैगर्ड का मतलब होता है दुबला पतला। एंड सो ओ विगोन, वो विगोन का मतलब होता है दुखी, जो तुम इतने दुबले पतले और दुखी हो गए हो। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, ग्रेनरी मतलब होता है अन्नागार, जहाँ पे अन्न रखे जाते हैं या फिर गोदाम भी बोल सकते हैं। और गिलहरियों का गोदाम भी, गिलहरियों का अन्नागार भी भर चुका है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसलें भी पूर्ण हो चुकी हैं। यानी कवि योद्धा से पूछ रहे हैं कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है जो तुम इतने दुबले पतले और दुखी हो गए हो। गिलहरियों का गोदाम भी भर चुका है तथा फसलें भी कट चुकी हैं। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, कवि कहते हैं कि मैंने देखा ये लिली, लिली का मतलब होता है कुमुदनी। यहाँ पे कुमुदनी अर्थ नहीं होगा कुमुदनी की तरह सफ़ेद पसीना। ऑन दाई ब्रो, ब्रो मतलब होता है भाव। कवि यहाँ योद्धा के भाव पर कुमुदनी की तरह सफ़ेद पसीने को देखते हैं। विद एग्निस मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, एग्निस मतलब पीड़ा होता है, मोइस्ट मतलब नम, फीवर ड्यू मतलब जो बुखार में पसीने आ जाते हैं उसीलिए फीवर ड्यू लिखा गया है। वैसे तो ड्यू मतलब ओस होता है। तो उस भाव के पसीने को देखकर कवि सोचते हैं, कवि को लगता है कि योद्धा बुखार के कारण पीड़ित है। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और उसके गुलाब की तरह गाल मुरझा रहे हैं। फास्ट विदर टू, और अधिक तेजी से मुरझाते हुए चले जा रहे हैं। यानी इस स्टांजा में कवि कह रहे हैं कि मैंने योद्धा के भाव पर एक कुमुदनी की तरह सफ़ेद पसीने को देखा, और ये पसीना ये संकेत करती थी कि योद्धा बुखार से पीड़ित है। योद्धा के गुलाब की तरह गाल मुरझाते हुए चले जा रहे थे। आई मेट ए लेडी इन द मिड्स फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड। अब योद्धा यहाँ पे जवाब देता है कवि को कि आई मेट ए लेडी इन द मिड्स,
मिड्स का मतलब होता है चारागाह, मीडो। कि मैंने चारागाह में एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो पूर्णतः सुंदर थी, ए फेरी चाइल्ड, फेरीज मतलब होता है परी, जो परी के बच्ची की तरह थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे। एंड हर आइज वेयर वाइल्ड, उसकी आंखें जंगली थीं। यहाँ जंगली कहना उचित नहीं होगा, यहाँ पे कहेंगे कि उसकी आंखें नशीली थीं। यानी वो योद्धा कवि से बता रहा है कि मैंने चारागाह में एक महिला से मिला जो परियों के बच्ची की तरह सुंदर थी, उसके बाल लंबे थे तथा पैर हल्के थे और उसकी आंखें नशीली थीं। आई मेड ए गारलैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेगनेंट जोन। फिर योद्धा बताता है कि आई मेड ए गारलैंड, मैंने एक हार बनाया। गारलैंड मतलब होता है हार या फिर माला। फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए। एंड ब्रेसलेट टू, और कंगन भी बनाई। एंड फ्रेगनेंट जोन, फ्रेगनेंट जोन में मतलब होता है फूलों की मेखला। मतलब यहाँ पे योद्धा कह रहा है कि मैंने उस परी के लिए हार तथा कंगन फूलों से बनाया। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, वह मुझे इस तरह से देख रही थी एज जैसा कि सी डिड लव, वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने मीठी आहें भरी। मोन मतलब होता है आह भरना। आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्टीड, योद्धा कहता है कि मैंने उसको बैठा लिया ऑन माई पैसिंग स्टीड, अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर। स्टीड मतलब होता है घोड़ा, पैसिंग मतलब तेज गति से चलने वाला। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और मैंने पूरे दिन उसके अतिरिक्त और किसी को भी नहीं देखा। नथिंग एल्स, किसी को भी नहीं। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और तेज गति से चलता हुआ घोड़ा जब कहीं तिरछे मुड़ता था, साइड लॉन्ग मतलब होता है तिरछा। सी बेंड, वह झुक जाती थी। एंड सिंग, और गाती थी, ए फेरी सॉन्ग, परियों के गीत को। योद्धा कहता है कि मैंने उसको अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बैठा लिया और मैंने उस पूरे दिन उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं देखा। घोड़ा जब भी कहीं तिरछा मुड़ता था तो वह झुक जाती थी और परियों के गीत को गाती थी। सी फांड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट, योद्धा बताता है कि उसने फांड मी, मुझे दिए, रूट्स, कंदमूल, ऑफ रिलीज स्वीट, स्वादिष्ट तथा मीठे। योद्धा बताता है कि उसने मुझे स्वादिष्ट तथा मीठे कंदमूल दिए। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद। एंड मना ड्यू, मना ड्यू का मतलब होता है काइंड ऑफ डिवाइन फूड, अर्थात एक प्रकार का दैवी भोज्य पदार्थ। यानी उस परी ने योद्धा को जंगली कंदमूल तथा जंगली शहद तथा कुछ दिव्य प्रकार का भोजन खाने को दिया। एंड श्योर, और मैं निश्चित था कि इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, वह अपने अजनबी भाषा में, सी सेड, वह कही कि आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। यानी योद्धा बताता है कवि को कि उस परी ने मुझको स्वादिष्ट मीठे कंदमूल, जंगली शहद तथा कुछ दिव्य प्रकार का भोजन दिया और उसने अपने अजनबी भाषा में कुछ कहा और मुझे पूरा विश्वास था कि वह अपने भाषा में कही होगी कि आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, योद्धा कहता है कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्राट, वह मुझे छोटे परियों की गुफा में ले गई। एल्फिन मतलब होता है छोटी परी, ग्राट मतलब गुफा। एंड दियर, और वहाँ सी वेप्ट, वह रोई। एंड साइड फुल शोर, साइड मतलब होता है आह भरना, शोर मतलब होता है पीड़ादायक, और रो रो करके पीड़ादायक आह भरी। एंड दियर, और वहाँ आई सेट हर, मैंने बंद कर दिया, वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसेस फोर, उसके नसीली नसीली आँखों को, विथ किसेस फोर, 4 किस के साथ। किस का मतलब जानते ही हैं, चुंबन होता है। यानी इस स्टांजा में कवि कह रहे हैं कि योद्धा को वह परी अपने छोटे परियों की गुफा में ले गई और वहाँ उस परी ने खूब रोया तथा आहें भरी तथा योद्धा ने उसकी नसीली नसीली आँखों को अपने 4 चुंबन के द्वारा बंद कर दिए। एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप, फिर योद्धा कहता है कि और वहाँ उस परी ने मुझको, सी यहाँ पे जितना भी सी आ रहा है उस परी के लिए ही आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लल्ड का मतलब होता है थपथपा कर या फिर लोरी गाकर सुला देना, और वहाँ उसने मुझे थपथपा कर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड आह ओ बिटाइड, और वहाँ मैंने एक स्वप्न को देखा, आह ओ बिटाइड, कितना दुख भरा स्वप्न था। योद्धा कहता है कि वहाँ जब मैंने सो गया तो एक स्वप्न को देखा और वो स्वप्न दर्द से भरा हुआ था। द लेटेस्ट ड्रीम्ड आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, और जिस स्वप्न को मैंने वहाँ पे देखा वो मेरा सबसे लेटेस्ट स्वप्न था, अर्थात इसके पहले उसने ऐसे स्वप्न को कभी नहीं देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, जो उसने ठंडी पहाड़ी के किनारे पर देखा था। क्या सपने देखा था अभी आगे देखेंगे। आई सा ए पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, अब योद्धा अपने सपने की बात बता रहा है। योद्धा बता रहा है कि आई सा, मैंने देखा, पेल किंग्स, पीले पड़े हुए राजाओं को, एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमारों को भी, पेल वॉरियर्स, और पीले पड़े हुए या फिर फीके पड़े हुए योद्धाओं को, डेथ पेल, बिल्कुल उसी तरह जैसे मृतक का शरीर, वेयर दयाल, वे सभी लोग जिस प्रकार मृतक का शरीर पीला पड़ जाता है उसी प्रकार उन सब का शरीर यानी राजाओं, राजकुमार तथा योद्धाओं का शरीर पीला पड़ गया था। द क्राइड, सॉरी यहाँ पे द क्राइड नहीं, दे क्राइड होगा, सही कर लीजिएगा अगर आप में भी द लिखा हो।
दे क्राइड, वे चिल्लाए, ला बेल डेम सेंस मर्सी हैथ दी इंथ्राल, कि एक सुंदर तथा निर्दयी महिला तुम्हें अपने दासत्व में ले ली है। थ्राल मतलब होता है दासत्व, स्लेवरी या फिर गुलामी भी कह सकते हैं। यानी इस स्टांजा में योद्धा अपने सपनों को वर्णन करते हुए कह रहा है कि मैंने अपने स्वप्न में एक मृतक के समान पीले पड़े हुए राजाओं, राजकुमारों तथा योद्धाओं को देखा। वे सब के सब चिल्ला रहे थे कि एक सुंदर तथा निर्दयी महिला तुम्हें अपने दासत्व में ले ली है। आगे देखते हैं, आई सा देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लूम। फिर योद्धा कहता है कि आई सा मैंने देखा देयर स्टार्व लिप्स, उनके भूख से मारे हुए होठों को, इन द ग्लूम, ग्लूम मतलब होता है हल्की रोशनी, हल्की रोशनी में, विद हरीड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो बहुत चौड़े में खुल खुल करके हरीड भयपूर्ण वार्निंग चेतावनी दे रहे थे। एंड आई ओक, और मैं जग गया, एंड फांड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया, कहाँ पे, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी के किनारे। यानी कवि कह रहा है कि मैंने उन सबके भूख से मारे हुए होठों को हल्की रोशनी में देखा। किसके होठों को? वही ऊपर जो बात हुई है, राजाओं, योद्धाओं तथा राजकुमारों, जो मुझे अपने मुंह को बड़े जोर से खोल खोल करके चेतावनी दे रहे थे, और मैं जग गया और अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी के किनारे पाया। तो इस तरह से इस योद्धा ने कवि को बता दिया जो कवि शुरू में प्रश्न को पूछा था उस योद्धा से। एंड दिस इज वाई आई सॉजर्न हियर, एंड और दिस इज वाई, यही कारण है कि आई सॉजर्न हियर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, एलोन एंड पैरली लॉइटरिंग, और अकेले तथा फीके पड़े हुए शरीर को लेकर भटक रहा हूँ। दो यद्यपि द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि जो झील के किनारे की लंबी लंबी घासें हैं वो भी मुरझा गई हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया भी नहीं गाती है। यानी इस तरह से योद्धा ने कवि को बता दिया कि यही कारण है कि मैं आज तक यहाँ ठहरा हुआ हूँ और अपने पीले पड़े हुए शरीर को लेकर अकेले भटक रहा हूँ, जबकि झील के किनारे की जो लंबी लंबी घासें थीं वो भी मुरझा चुकी हैं और यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं गाती है। तो इस तरह से आपका ये कविता समाप्त हो गया जो लिखा था जॉन कीट्स ने। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस कविता में कवि ने रोमांटिक प्रेम की निरर्थकता का परिणाम क्या होता है उसको व्यक्त किया है। यानी रोमांटिक प्रेम की जो निरर्थकता का परिणाम है वो घोर निराशा है। ये पोयम सुंदर और चंचल युवतियों या फिर कह सकते हैं लड़कियों की निर्दयता की ओर भी संकेत करता है। जैसा कि इस पोयम में आपने अभी देखा कि उस नव युवती ने या फिर कहें कि उस परी ने राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं को अपना दास बनाकर बर्बाद कर दिया था और उसके बाद उस अकेले भटक रहे योद्धा को भी बर्बाद कर दिया। तो ये था पोयम जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस पाठ को लेकर। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद स्टूडेंट।